गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में मेटलर्जी में वात्या भट्टी और परावर्तनी भट्टी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्नेस हैं। इनका उपयोग मेटलर्जी में बहुत बड़े पैमाने पर अयस्क का भर्जन, प्रगलन और निस्तापन करने में किया जाता है। इन भट्टियों का उपयोग धातु कर्म में भर्जन, प्रगलन तथा निस्तापन में किया जाता है। तो वी टेक फर्स्ट वात्या भट्टी। दोस्तों, यह स्टील से बनी हुई 50-60 मीटर ऊंची, 8-10 मीटर व्यास वाली भट्टी है। आप याद रखेंगे किससे बनी होती है? स्टील से बनी होती है। हाइट कितनी होती है? 50-60 मीटर ऊंची हाइट होती है। इसका नीचे से डायमीटर कितना होता है, कितनी चौड़ी होती है? ये नीचे से 8-10 मीटर व्यास वाली होती है, जो ऊपर को जैसे लैंप का शीशा होता है, नीचे चौड़ा और ऊपर ऐसे सकरी होती चली जाती है, ऊपर इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। इस भट्टी के द्वारा प्रगलन किया जाता है। धातु कर्म में वात्या भट्टी के द्वारा प्रगलन किया जाता है। इसके अंदर, स्टील के अंदर वाले पार्ट पर MgO, CaO आदि ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है तथा इस भट्टी में वायु प्रवाहित करने के लिए 2 टायर लगे होते हैं। चार्ज घन डालने के लिए, ईंधन डालने के लिए कप और कौन की व्यवस्था होती है। तो आपको याद रखना है, ईंधन डालने के लिए वात्या भट्टी में क्या लगा होता है? तो आप कहेंगे कप और कौन की व्यवस्था होती है। वायु प्रवाहित करने के लिए टायर की व्यवस्था होती है। ओके, इस भट्टी में 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो होता है अपचयन क्षेत्र। सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो अपचयन क्षेत्र होता है। अपचयन क्षेत्र में टेम्परेचर जो होता है इस भट्टी में 673 केल्विन से 973 केल्विन तक टेम्परेचर होता है, जिसमें ये अभिक्रियाएं होती हैं 3Fe2O3 CO यहाँ अपचयन करता है, गिव्स अस 2Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। फिर जो बनता है Fe3O4 पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा CO2 प्रत्येक रिएक्शन में निष्कासित होती है। अब बना, अगर Fe2O3 होता तो डायरेक्ट प्रक्रिया यह भी हो जाती 2FeO प्लस CO2। वात्या भट्टी का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो अपचयन क्षेत्र होता है, जिसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक होता है। यहाँ प्राप्त लोहा ठोस एवं संलग्न होता है। ठोस एवं संलग्न होता है, इसे स्पंजी लोहा भी कहते हैं। तो अपचयन क्षेत्र से कैसा लोहा प्राप्त होता है? तो आप याद रखेंगे स्पंजी लोहा प्राप्त होता है। वात्या भट्टी के सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है उसे अपचयन क्षेत्र कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर 673 केल्विन टू 973 केल्विन तक होता है। इसमें ये रिएक्शंस होती हैं और जो आयरन प्राप्त होता है उसे स्पंजी आयरन कहते हैं। वात्या भट्टी में कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं। अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूँ इसका,
वात्या भट्टी का मैं दूसरा पार्ट देता हूं डियर। इसका दूसरा पार्ट है जिसे केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं, इसे केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऊष्मा शोषण क्षेत्र भी होता है। ऊष्मा से इसका टेम्परेचर होता है 1173 केल्विन से 1473 केल्विन तक होता है। यहाँ CaCO3 जो गालक आदि होते हैं वो अपघटित होकर के CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं। FeO यह रिएक्शन अपचयन क्षेत्र में भी हुई थी, यहाँ Fe आपको प्राप्त हो जाता है। जो ये CaO है यहाँ अब गालक का काम करेगा और SiO2 है यहाँ पर अशुद्धि का काम करेगा। जो अशुद्धि होती है उसे टेम्परेचर CaSiO3 में इसे कहते हैं धातु मल में कन्वर्ट कर देता है। वात्या भट्टी के केंद्रीय क्षेत्र में धातु मल प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं क्या प्राप्त होता है। इसके केंद्रीय कक्ष में धातु मल हमें आयरन के लिए कैल्शियम सिलिकेट नामक धातु मल प्राप्त हो जाता है। ये इसका केंद्रीय क्षेत्र हो गया। टेम्परेचर 1173 केल्विन से 1473 केल्विन तक होता है। इसके बाद में आता है बेटा इसका प्रमुख तो 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन अंतिम क्षेत्र चौथा भी होता है जिसे दहन क्षेत्र बोलते हैं। अब आ गया बेटा नंबर 3। इसका तीसरा वाला क्षेत्र है संगालित क्षेत्र। संगालित क्षेत्र, इसका जो टेम्परेचर होता है, संगालित क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है वो बेटा 1373 केल्विन 1373 केल्विन से 1573 केल्विन तक होता है इसका टेम्परेचर। इस क्षेत्र में स्पंजी लोहा, इस क्षेत्र में स्पंजी लोहा पिघलता है, इसलिए इसको संगालित, गलाने वाला क्षेत्र, पिघलता है तथा कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के द्वारा ये जो कार्बन है कोक है, जिसे लकड़ी का कोयला भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाती है और इस प्रक्रम में ऊष्मा का जो अवशोषण होता है 163 किलो जूल होता है। ये का संगलित क्षेत्र है। वात्या भट्टी में 4 क्षेत्र होते हैं। अब मैं लेता हूं नंबर 4। इसका चौथा क्षेत्र है जिसे दहन क्षेत्र कहते हैं। दहन क्षेत्र सबसे नीचे स्थित होता है। इसका टेम्परेचर 1773 केल्विन से 2173 केल्विन तक होता है। इस क्षेत्र में कोक वायु से क्रिया करके 2CO2 बनाता है और जो हमें FeO प्राप्त हुआ था वह Fe बना करके मुक्त हो जाता है। इस Fe को, ये जो Fe है इसे कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं।
तो आपको याद रखना है, धातुमल जो होता है, धातुमल जो प्राप्त हुआ था वो धातु से हल्का होता है, इसलिए धातुमल तो धातु की ऊपरी सतह पर और धातु दहन क्षेत्र में नीचे जम जाती है। धातुमल को बाहर निकाल देते हैं तो हमें शुद्ध आयरन, पिग आयरन प्राप्त हो जाता है। इस पिग आयरन से ही 3 प्रकार के लोहे बनाए जाते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है लोहा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ढलवां लोहा, पिटवां लोहा और स्टील, इस्पात। ये किससे बनते हैं? सभी वात्या भट्टी से प्राप्त पिग आयरन से 3 प्रकार के आयरन बनते हैं, ढलवां लोहा, पिटवां लोहा और स्टील। अब देखिए, मैं इसका वात्या भट्टी का आपको चित्र बना रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। आप अपना स्केल लेंगे और स्केल ऐसे रख करके उसमें इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप यहाँ 120, 4 पॉइंट तो आपने ये लगाए, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ लगाए और इस तरीके से ये कर लिया। अब इन सभी को इस तरीके से स्केल के द्वारा सीधा मिला देंगे। इस तरीके से अब इस पूरे पार्ट को डबल कर देंगे। बिल्कुल स्केल के द्वारा आप इसे बिल्कुल डबल करेंगे। इसकी जो आप देख रहे हैं शेप कैसी बन गई, लैंप के शीशा जैसी बन गई। ओके, इसमें ये जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं अपचयन क्षेत्र। यहाँ होता है केंद्र क्षेत्र, यहाँ होता है केंद्रीय क्षेत्र, फिर होता है संगलित क्षेत्र और नीचे होता है यहाँ दहन क्षेत्र। टेम्परेचर मैंने इन सभी क्षेत्रों के बता दिए थे। तो आपको याद रखना है, वात्या भट्टी में नीचे टेम्परेचर अधिकतम होता है, लगभग 1800 केल्विन तक होता है इसके दहन क्षेत्र में, और अपचयन क्षेत्र में 600 साढ़े 600 के आसपास होता है। ये जो इसके 4 क्षेत्र होते हैं, अपचयन, केंद्रीय, संगलित और दहन क्षेत्र, यहाँ इसमें वायु प्रवाहित करने के लिए यहाँ इसमें टायर लगे होते हैं। वायु प्रवाहित करने के लिए टायर लगे होते हैं दोनों तरफ। ये इसमें टायर लगे होते हैं। अब बहुत साफ चित्र बनाएंगे। ये टायर लगे हुए हैं। यहाँ इसमें यहाँ आकर के धातु मल इकट्ठा हो जाता है और नीचे से प्राप्त कर लेते हैं शुद्ध धातु। यहाँ कप एवं ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ इसमें कप एवं कोन की व्यवस्था होती है। इस कप एवं कोन की सहायता से इसमें ईंधन डाला जाता है, चार्ज डाला जाता है। इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सिंपल चित्र है। तो इसको सिंपली आप बनाने के लिए देखिए, आपने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया। ये दोनों तो बिल्कुल सामने हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दीजिए। ओके, देखिए ये वात्या भट्टी का चित्र बन गया, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, और यहाँ आप टायर लगा देंगे, एक यहाँ से धातु मल और यहाँ से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। यहाँ टायर लगे होते हैं, इसको पूरे को डबल कर देंगे। ये इसमें 4 क्षेत्र होते हैं। टेम्परेचर हमेशा ऊपर से नीचे को इंक्रीज होता है। यहाँ इसमें कप एवं कोन की व्यवस्था होती है। ये आप सिंपली डायग्राम बना सकते हैं वात्या भट्टी का। तो वात्या भट्टी के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? धातु कर्म की प्रगलन होती है। लोहे के अयस्क का प्रगलन किस में करते हैं? तो आपको याद रखना है, वात्या भट्टी में करते हैं।
जनरली कॉपर का और चांदी का प्रगलन नहीं किया जाता, उसका तो निस्तापन और भर्जन के बाद डायरेक्ट शोधन कर दिया जाता है। ओके, तो वात्या भट्टी का यूज होता है प्रगलन में, लोहे के अयस्क के प्रगलन में। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे का क्या नाम होता है, तो आप कहेंगे कच्चा लोहा या पिग आयरन। तो ये कितनी ऊंची होती है, 50 से 60 मीटर ऊंची होती है। इसका ये जो डायमीटर होता है 8 से 10 मीटर होता है, 50 से 60 मीटर ऊंची होती है, 8 से 10 मीटर इसका डायमीटर होता है। लैंप के शीशा की तरह ऊपर को सिकुड़ी होती चली जाती है, संग्रहित होती चली जाती है। इसके बाद में मैं लेता हूँ बेटा भट्टी नंबर 2, परावर्तनी भट्टी। तो देखिए परावर्तनी भट्टी बनाना भी बहुत आसान है। परावर्तनी भट्टी देखिए, परावर्तनी भट्टी नाम क्यों पड़ा इसका। इस भट्टी में अयस्क सीधे अग्नि के द्वारा गर्म नहीं होता। आग जो जलती है, चार्ज जो जलता है वो अंगीठी में जलता है। अयस्क जो रहता है वो चूल्हे में रहता है। अर्थात अग्नि भट्टी की दीवारों से परावर्तित होकर, अग्नि भट्टी की दीवारों से परावर्तित होकर अयस्क को गर्म करती है। ओके, अयस्क को गर्म करती है और व्यर्थ की जो गैसें होती हैं, व्यर्थ की जो गैसें होती हैं वो चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। परावर्तनी भट्टी के 3 क्षेत्र होते हैं, अंगीठी, चूल्हा और चिमनी। अंगीठी में अग्नि जलती है, चूल्हे में अयस्क रहता है और व्यर्थ की गैसें चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। इस भट्टी में अयस्क सीधे अग्नि के संपर्क में नहीं रहता। होता क्या है बेटा, अग्नि भट्टी की दीवारों से परावर्तित होकर अयस्क को चूल्हे में गर्म करती है। इस भट्टी के द्वारा निस्तापन और भर्जन अभिक्रियाएं होती हैं। निस्तापन, अयस्क का निस्तापन और अयस्क का भर्जन किस भट्टी में होता है, परावर्तनी भट्टी में होता है। कॉपर, चांदी आदि का भर्जन निस्तापन परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। ओके, तो देखिए इस भट्टी का आप जब नामांकित चित्र बनाएंगे इस तरीके से आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करके 2 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, यहां इसमें एन बना देनी है। ये इसकी बाउंड्री तैयार हो गई। इस पूरे को डबल कर दीजिए। इस पूरे को बिल्कुल स्केल के द्वारा साफ चित्र बनाना है। इस पूरे को डबल कर दिया। यहां इसमें ईंटें बना देनी है। इस तरीके से इसमें ईंटें बना देंगे। पूरे पार्ट का मेकअप कर देंगे ताकि ये सुंदर लगे। यहां इसमें टायर लगा होता है। यहां इसमें ये ऊपर से डालने के लिए हॉपर लगा होता है, इसे हॉपर बोलते हैं। यहां से इसमें अयस्क डाला जाता है। इस पार्ट को कहते हैं इसका चूल्हा। यहां से चूल्हे में ऊपर से अयस्क डाला जाता है। यहाँ इसमें ये लगी होती है, ये जो लगी होती है इसे कहते हैं बेटा अंगीठी।
इसमें आग जलती है अंगीठी में, इसकी दीवारों से परावर्तित होकर के ये आपकी लपटें हैं, आग की लपटें हैं जो परावर्तित होकर यहाँ इसे गर्म करती हैं और यहाँ से व्यर्थ की गैसें बाहर चली जाती हैं। इस वाले पार्ट को कहते हैं चिमनी। इससे व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती हैं। इस भट्टी के ये जो आप देख रहे हैं यह है परावर्तनी भट्टी। चित्र बनाना बड़ा आसान है बेटा। इसके 3 भाग हैं। अंगीठी यहाँ होती है, आग यहाँ जलती है। ये इसका चूल्हा वाला पार्ट है। हॉपर से यहाँ से पीस करके अयस्क डाला जाता है और व्यर्थ की गैसें चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। इस तरीके से ये भट्टी में प्रोसेस होता है। इस भट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? अग्नि सह ईंटों के द्वारा होता है। MgO तथा CaO का स्तर इसमें भी लगा होता है। अंदर से MgO और CaO से लेपन कर देते हैं। अग्नि सह ईंटें क्या होती हैं? जो ईंटें मजबूत होती हैं, भट्टा देखा होगा, ईंटें जहाँ बनती हैं चटक जाती हैं ज़्यादा हीट से। ईंटें जो चटक जाती हैं उन ईंटों को अग्नि सह ईंटें इसलिए कहते हैं कि वो टेम्परेचर को सह लेती हैं। अग्नि सह ईंटें के द्वारा इनका निर्माण होता है। CaO तथा MgO का इसमें स्तर लगा होता है। कॉपर, चांदी आदि हल्की धातुओं का भर्जन एवं निस्तापन इस परावर्तनी भट्टी में होता है। तो आप लोग इसको सिंपली देख लें, इस तरीके से बनाना है। मैं फिर एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ऐसे करके 3 भाग बना लेंगे और यहाँ बना देंगे N, यहाँ बना देंगे N, फिर सबको डबल कर लेंगे, यहाँ लगा देंगे इसमें हॉपर, यहाँ चूल्हा होता है, यहाँ हीट होती है, व्यर्थ की गैसें बाहर चली जाती हैं। इस प्रकार से परावर्तनी भट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज मैंने वात्या भट्टी और परावर्तनी भट्टी की चर्चा की। कल मैं आपको 3 प्रकार के लोहे, ढलवां लोहा, पिटवां लोहा और इस्पात पर चर्चा करूंगा। ये तीनों क्या होते हैं, आयरन की मात्रा कितनी होती है। मेटलर्जी में फिर मैं कॉपर उसको लूँगा, कॉपर को, और फिर लूँगा मैं एल्युमिनियम को। 3 हमारे मेटलर्जी में सिलेबस में हैं। कौन कौन? कॉपर या चांदी, ओके, एक है इसमें एल्युमिनियम और एक है इसमें आयरन। तो अभी हम मेटलर्जी में इन 3 धातुओं का कल डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर वीडियो। हालांकि करोगे तुम वही जो तुम्हें करना है, लेकिन मैं तो एक बार कहूँगा ही, है कि नहीं? तो बेस्ट ऑफ लक साथियों। गुड बाय।